हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल साइंस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जैव प्रक्रम होता क्या है, मतलब इसकी सारी चीज़ों को हम आज इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि जैव प्रक्रम, बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैम आप तो चैप्टर 5 बोल रहे हो जैव प्रक्रम, लेकिन ये तो चैप्टर 6 है। अगर आप नई बुक में से पढ़ रहे हो तो उसमें तो ये चैप्टर 5 होगा, लेकिन अगर आप पुरानी बुक में से पढ़ रहे हो तो उसमें ये चैप्टर 6 होगा। तो ठीक है, आइए इसको हम इसके सारे टॉपिक्स को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। ठीक है, जैव प्रक्रम। सबसे पहले जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव का मतलब होता है सजीव, और प्रक्रम का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जो पार्ट्स हैं ना, जितने भी पार्ट्स हैं वो जो हमारे शरीर में मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वो होता है प्रक्रम। तो समझिए इसको, जैसे कि जैव प्रक्रम है कि जीवों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी कि मतलब समझो इसका कि हमारे शरीर में जितने भी जो पार्ट्स हैं ना, जो वे सभी मेंटेनेंस का काम करते हैं, देखभाल करते हैं, वह क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अच्छा, बचपन में आपने पढ़ा तो होगा, काफ़ी लोग जानते होंगे, बचपन में पढ़ा भी होगा कि मतलब कि सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है। ये सब आप बचपन से शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे। इस चैप्टर में भी हम आपको वही सिखाएंगे। इस चैप्टर में भी आपको सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सजीव या जैव, सजीव को दूसरे शब्दों में जैव या अंग्रेजी में से लिविंग भी कहते हैं। सजीव वह कहलाता है जिसमें जान, यानी कि सजीव वह कहलाते हैं जिनमें जान होती है, वो वह क्या कहलाता है, सजीव कहलाते हैं। जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य आदि। ठीक है, अब देखते हैं निर्जीव कौन से होते हैं। निर्जीव वह कहलाते हैं जिनमें जान ना हो, यानी कि सजीव तो वह कहलाते हैं जिनमें जान होती है। ठीक है, जैसे कि भेड़, बकरी और मतलब कि हरे पेड़ पौधे, सब तरह ये सजीव होते हैं। लेकिन निर्जीव क्या होते हैं, जिनमें जान नहीं होती है। ठीक है, जो कुछ नहीं कर सकते हैं, जान नहीं होती, उनमें हिल डुल नहीं सकते हैं। जैसे कि कुर्सी, पंखा, कागज़, टेबल। आप कहोगे पंखा को भी चलाने के लिए हम उसका बटन ऑन करते हैं तब जाके पंखा चलता है, अपने आप तो पंखा चलेगा नहीं ना। तो ये निर्जीव की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा यानी ताकत की आवश्यकता होती है। शरीर में ताकत लाने के लिए हमें पोषण तत्वों को ग्रहण करना होता है। इसी क्रिया को पोषण कहते हैं। यानी कि पोषण को समझते हैं हम, इसको इजी भाषा में समझते हैं। किसी भी काम को करने के लिए, जैसे कि किसी भी काम को करने के लिए हमें शक्ति की ज़रूरत होती है, ताकत की, एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, अब पोषण दो प्रकार के होते हैं। स्वपोषी पोषण, इसको दूसरे शब्दों में स्वपोषण भी बोलते हैं, और विषमपोषी पोषण, इसको परपोषण भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्वपोषी पोषण, यानी कि इसको दूसरे शब्द में स्वपोषण और इंग्लिश में इसको ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। ठीक है, वे पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे। मतलब कि इसका मतलब हुआ कि वह ऐसा पोषण जिसमें जो जीव होते हैं वो अपने भोजन के लिए किसी भी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते हैं, वे अपना भोजन स्वयं करते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। अब हरे पेड़ पौधे कैसे, जैसे कि हरे पेड़ पौधे होते हैं वे किसी पर भी निर्भर नहीं रहते हैं। ये अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में मिट्टी से जल लेकर, खुद अपने अंदर से क्लोरोफिल लेकर खुद अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, खुद भोजन का निर्माण खुद करते हैं। ठीक है, वो होते हैं स्वपोषी पोषण। और विषमपोषी पोषण जिसे परपोषण भी बोलते हैं, वे पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं। वे पोषण ऐसा पोषण जिसमें क्या होते हैं, जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। जैसे कि भेड़, बकरी, शेर। ये भेड़, बकरी और ना ये क्या होते हैं, छोटे छोटे जीवों पर आश्रित होते हैं ना, अपना भोजन ये स्वयं थोड़ी ही बनाते हैं, ये किसी न किसी पर आश्रित होते हैं, किसी न किसी को खाते हैं। ठीक है, विषमपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं विषमपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं विषमपोषी पोषण 3 प्रकार के, परपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। विषमपोषी पोषण के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम परपोषी पोषण। परजीवी पोषण
परपोषणी परजीवी। ठीक है, परजीवी पोषण वह पोषण होता है जिसमें जीव दूसरे जीव के अंदर रहकर उसे बिना मारे उससे क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। यानी कि ये ऐसा पोषण होता है जिसमें क्या होता है, एक जीव होता है वो दूसरे जीव के अंदर रहता है लेकिन उसको मारता नहीं है और उससे अपना क्या है, भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। इसको आप इस उदाहरण से समझ जाओगे, जैसे कि जू होती है ना, हमारे सिर में देखा होगा ना, काफ़ी लोगों के सिर में होती हैं। वो क्या करती हैं, वो मारती नहीं है, वो क्या करती हैं, अपना भोजन मतलब हमारे जो शरीर में खून होता है उसको पी करके अपना क्या है, भोजन प्राप्त कर लेती है हमसे, लेकिन वो हमें मारती नहीं है। ठीक है, वो हमको वैसे क्षति तो पहुंचा देती है लेकिन हमें मारती नहीं है। वो क्या है, हमारे शरीर के अंदर रहकर ही, सिर में रह करके ही वो हमारा अपना भोजन प्राप्त कर लेती है हमसे। ठीक है, ये परजीवी पोषण कहलाते हैं। अब बात करते हैं मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर तथा गले कार्बनिक से प्राप्त करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा ना, मृतजीवी जैसे कि काफ़ी लोग जीव मर जाते हैं तो लोग, कुछ जीव उनमें से क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत मेन रोल है। यानी कि बहुत सारे जैसे कि जानवर मर जाते हैं तो क्या होता है, वो इधर उधर फेंक देते हैं उनको। तो अगर ये जीव उनको नहीं खाएंगे तो क्या होगा, अगर नहीं खाएंगे तो बहुत सारा मतलब प्रदूषण फैल जाएगा ना। इसी तरीके से ये मृतजीवी होते हैं, इनका हमारे दैनिक जीवन में मेन रोल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राणी संपोषण। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंतःग्रहण करता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंदर ही ग्रहण करता है और उसका पाचन शरीर के अंदर ही होता है। जैसे ठीक है, जैसे कि मानव का तो आप समझ गए होंगे, जैसे कि मनुष्य। अब अमीबा एक ऐसा विचित्र प्राणी है, जैसे कि अमीबा एक ऐसा विचित्र प्राणी है, अपने शरीर को जैसा चाहे ना वैसा टेढ़ा कर सकता है। ये अपनी बॉडी को जिस संरचना में चाहे ना वैसी संरचना बना सकता है ये अपनी बॉडी की। ठीक है, अब बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन। यानी कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, वाष्प को बाहर करने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों के पत्तियों में उपस्थित रंध्र में होती है। यानी कि वाष्पोत्सर्जन, आप इसको वाष्प उत्सर्जन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वाष्प को बाहर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन का मतलब आप लोग जानते हैं, उत्सर्जन का मतलब होता है खराब पदार्थ को अपनी बॉडी से बाहर निकालना, ये होता है उत्सर्जन। तो वाष्प को बाहर करने की क्रिया भी क्या कहलाएगी, वाष्पोत्सर्जन कहलाएगी। वाष्प को बाहर करने की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पेड़ पौधा और पत्तियों में उपस्थित रंध्र यानी कि स्टोमेटा में होती है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होती है तो रंध्र छिद्र में होती है। ठीक है, रंध्र को हम स्टोमेटा भी कहते हैं। यह जल हानि की क्रिया होती है। जैसे कि कैसे, अब आप पूछोगे जल हानि की क्रिया कैसे होती है मैम, तो जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे जड़ से, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये पेड़ पौधे जड़ से यानी कि मिट्टी से जल लेते हैं। जल लाने के बाद क्या करते हैं, रंध्र के छिद्र के द्वारा उन पर छोड़ देते, वाष्प के द्वारा उन पर छोड़ देते हैं। तो उसने जल लिया और वाष्प के रूप में उसे छोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, जल हानि तो हुई, जल हानि की क्रिया ही तो हुई, तो ये होती है जल हानि की क्रिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है। ठीक है, और इसका निर्माण वगैरह सब जान लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज़ का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यानी कि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी चीज़ का निर्माण प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, अब जैसे प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो एक प्रकार का समीकरण बनाया जाता है और उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, हमको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, यानी ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो अब एक क्रिया जब होती है तो क्रिया होने के लिए कुछ ना कुछ पदार्थ तो लगता होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि क्रिया हो रही है और कोई पदार्थ नहीं लग रहा हो, तो कुछ ना कुछ तो पदार्थ लगता होगा ना, तो कुछ ना कुछ कच्चा पदार्थ लगा होगा, तो ऐसे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाएगी। ऐसे तो नहीं हो जाएगी ना, मतलब कि कोई ना कोई पदार्थ लगा होगा उसमें तभी तो हो जाके क्रिया होगी ना,
बिना पदार्थ के तो कोई क्रिया होगी नहीं। तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ उपस्थित होने के बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं रहती है तो ये क्रिया नहीं हो पाएगी, और जब ये क्रिया नहीं होगी तो पेड़ पौधे भी नहीं रहेंगे और हम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान हमें भी ऑक्सीजन प्राप्त होती है जिससे हम सांस लेते हैं। तो अगर ये क्रिया नहीं होगी तो हम भी नहीं लेंगे, हम भी सांस नहीं लेंगे। तो हम भी क्या करेंगे, सांस लेने के लिए हमको ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगी। तो ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए के फलस्वरूप पौधे C6H12O6 प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री यानी कि कच्चे पदार्थ कौन कौन से उसमें प्रस्तुत होते हैं जिससे क्रिया होती है। तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल और क्लोरोफिल। ठीक है, अब ये चारों चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती हैं। तो सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से यानी कि सूरज के ताप से प्राप्त हो जाता है, और CO2 वातावरण से प्राप्त हो जाती है, वातावरण से उसको CO2 को प्राप्त कर लेते हैं। H2O जल मिट्टी से ले लेंगे। क्लोरोफिल पौधों के अंदर खुद ही पाया जाता है। तो ये सब मिलकर क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। ये चारों मिलकर उत्पाद के रूप में ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये ग्लूकोज बनाते हैं, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जिसका सूत्र होता है C6H12 और O6, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं ये। इनमें से कुछ भी हमको अगर मतलब कि, और ये हमको क्या है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त होता है। अगर इनमें से कुछ भी हमको दे देगा और कुछ अपने, ये इनमें से क्या करता है, कुछ हमको दे देता है और कुछ अपने पास रख लेता है। ठीक है, क्योंकि इसको भी जिंदा रहने के लिए चाहिए ना। तो ये ऑक्सीजन हमको दे देगा। देखो, ये ऑक्सीजन हमको दे देता है H2O यानी कि जल। अब जल में क्या होता है, हाइड्रोजन भी होता है। तो हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन खुद रख लेता है और ऑक्सीजन हमें दे देता है। हाइड्रोजन पौधे खुद रख लेते हैं ऑक्सीजन और हमें दे देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि H2 गैस क्या है, H2 गैस कह लो या ऑक्सीजन गैस कह लो, ये कैसे प्राप्त होती है। तो ये जल अपघटन की क्रिया से प्राप्त होती है। कैसे होती है, जल H2O यानी कि अपघटन से ऑक्सीजन और H2 प्राप्त होती है। जल अपघटन से क्या क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है और H2 प्राप्त होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि H2 गैस या ऑक्सीजन गैस कह लो, कुछ भी कह लो, ये अपघटन की क्रिया से मतलब कि इससे क्या प्राप्त होता है, तो H2O। अगर आपसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न पूछा गया ना कि H2O के टूटने से H2 गैस प्राप्त होती है, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में भी ये पूछा जा सकता है कि जल अपघटन से कौन सी गैस निकलती है, तो ऑप्शन में देख लेना, ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन पर क्लिक कर देना। ठीक है, अब बात करते हैं हरित लवक। हरित लवक किसे कहते हैं। देखिए, हरित लवक में ही हरे रंग का पर्णरहित रहता है, कुछ भी कह लो, यानी कि इसको कुछ भी कह सकते हैं। हरित लवक, क्लोरोफिल, पर्णहरित, कुछ भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसी के कारण क्या होते हैं, पेड़ पौधे हरे होते हैं। अगर मैं पूछूं कि पौधों में किसके कारण यानी कि पौधों का रंग हरा होता है, तो आप क्या कहोगे, हरित लवक के कारण। और हरित लवक के कौन से पार्ट के कारण, तो आप कहोगे क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, देख सकते हैं इसको, हरित लवक में ही हरे रंग का पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है, इसी के कारण पौधे हरे होते हैं। यानी कि पर्णहरित के कारण, क्लोरोफिल के कारण ही पौधे क्या होते हैं, हरे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, कई तंत्र मिलकर भोजन को पचाना, यानी कि कई तंत्र जब मिलते हैं और उनके द्वारा मिलकर भोजन को पचाना पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र किसे कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि कई तंत्र मिलकर भोजन को पचाना पाचन तंत्र कहलाता है। मतलब बॉडी के अंदर जितने भी तंत्र हैं वो मिलाकर के भोजन को पचाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। जैसे कि मुंह में कुछ खाद्य पदार्थ खाने के बाद वो जो पेट के अंदर चला जाता है, तो उसके अंदर कई तंत्र मिलकर उसको क्या करते हैं, पचाते हैं। उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। अब जानते हैं कि पाचन किसे कहते हैं। अब हमने जान तो लिया पाचन तंत्र, तो मैंने आपको बता दिया। अब जानते हैं कि पाचन किसे कहते हैं। तो पाचन किसे कहते हैं, तो यानी कि जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। यह क्रिया फिजिकल और केमिकल दोनों तरह से होता है। पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना होता है। तो जैसे कि हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, रोटी चावल कुछ भी ले लो, इनको जब हम खाते हैं तो ये
मतलब इनको हम जब खाते हैं तो ये जटिल होते हैं। कैसे होते हैं? जटिल होते हैं। इनको जब हम खाते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में, कणों में तोड़ लेते हैं। खाते हैं तो मुंह के अंदर चबाते हैं तो ये टूट जाते हैं ना, यही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ये क्रिया फिजिकल और केमिकल, ये लिखा है मैंने, ये क्रिया फिजिकल और केमिकल दोनों तरह से होती है। अब आप पूछोगे कि मैम फिजिकल कैसे और केमिकल कैसे होगी, तो ये भी मैं आपको समझा देती हूँ आप, क्योंकि आप लोगों के मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। कि जब हम रोटी खाते हैं, जैसे कि अब मान लो कि जब हम रोटी खाते हैं तो हम दांतों से उसको चबाते हैं, चबा लेते हैं ना, दांत से तोड़ लेते हैं, तो यह तो हो गया फिजिकल, इसमें तो हमने फिजिकल वर्क करा, ठीक है। और जब ये अंदर चली गई, अंदर जाने के बाद जो हमारे मुंह के अंदर जो लार उपस्थित होती है ना हमारे मुंह के अंदर, तो वो जो लार है ना वो भोजन में मिल जाती है, वो हो गया केमिकल। तो इसी तरीके से क्या हो गया, ये केमिकल और फिजिकल दोनों तरह से होता है। इसका जो ये पाचन होता है दोनों तरह से होता है, ठीक है। पाचन अब हम ये जानते हैं कि पाचन किसका होगा, मतलब अब हम ये जानते हैं कि पाचन किस किस चीज़ का हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई भी चीज़ खा लें और वो सबका पाचन हो जाएगा, सब मतलब हम पचा लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे जो कुछ भी मतलब मुंह में डाल लेते हैं, हाथ में कुछ होता है तो वो मुंह में ले लेते हैं, बच्चों की आदत होती है ना। तो क्या उसमें उसका पाचन होगा? नहीं। देखिए किस किस चीज़ का पाचन हो सकता है। देखो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, यानी कि ऊर्जा, शक्ति, ग्लूकोज कुछ भी कह लो, ठीक है, इसका पाचन हो सकता है। प्रोटीन का पाचन होता है और फैट यानी कि वसा का पाचन होता है। उसके बाद देखिए जल, विटामिन और खनिज, इनका क्या होता है? पाचन नहीं होता है, इन सब का पाचन नहीं होता है। इनको डायरेक्ट क्या है? सोख लिया जाता है, जैसे पानी पिया जाता है तो उसको सोख लिया जाता है। अब मुँह की बात चल रही है तो आहार नाल की बात तो करते ही हैं, आहार नाल की बात तो होगी। आहार नाल किसे कहते हैं? आहार नाल की पहले लंबाई देख लो, 32 फीट होती है। अगर इसको मीटर में नापते हैं तो 9 से 10 मीटर होती है इसकी लंबाई, ठीक है। आहार नाल कहते किसको है? आहार नाल आप जानते होगे ना आप लोग कि आहार नाल किसको कहते हैं। जैसे कि जिस रास्ते से, यानी कि जिस रास्ते से जो हमने भोजन करा है वो जिस रास्ते से पचने तक, जहाँ जहाँ से जाता है, पाचन होने की क्रिया तक जहाँ जहाँ तक जाता है ना, वह सब आहार नाल कहलाता है। यानी कि जो हमने भोजन करा वो भोजन पचने के लिए जहाँ जहाँ से जिस मार्ग से होकर गुजरता है ना, वो क्या कहलाता है? आहार नाल कहलाती है, ठीक है। आहार नाल की लंबाई जो होती है वो 32 फीट होती है। अगर इसको मीटर में नापता है तो 9 से 10 मीटर होती है, ठीक है। आहार नाल का जो मुख्य भाग होता है वो होता है मुखगुआ, यानी कि मुख। आहार नाल का मुख्य भाग होता है मुखगुआ, ठीक है, इसको मुख बोलते हैं। मुखगुआ में दांत, जिह्वा और 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी लाल ग्रंथि पाई जाती हैं? एक तो पैरोटिड, जो सांप में जहर होता है, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर, ठीक है। मनुष्य में जान लेते हैं। मनुष्य में मतलब 1.5 लीटर लार प्रतिदिन बनाता है मनुष्य। लार में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम? लाइसोजाइम, जो कीटाणु और जीवाणुओं को क्या करता है? मार देता है। टाइलिन, डाइस्टेस, ये क्या करते हैं? स्टार्च का पाचन करते हैं। और म्यूक्स, यानी कि भोजन को चिपचिपा बनाता है। अब लाइसोजाइम का कार्य होता है कीटाणु और जीवाणु को मार देना, और टाइलिन और डाइस्टेस, इन दोनों का कार्य होता है एक ही चीज़ करना, एक ही कार्य करते हैं ये दोनों। स्टार्च का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। और म्यूकस क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, इसका मैं सेकंड पार्ट डालूंगी, आप उसे देख लीजिएगा। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।